वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो था वास्तविक संख्याएं था, और आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले हम लोगों ने मिडिल लेवल पे क्लास 6, 7, 8 पे और 9th में समीकरणों के बारे में पढ़ रखा। तो एक बार रिवीजन करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था कि चर क्या होते हैं। तो आपको पता है वे राशियां जो बदल जाएं, जिनके मान क्या हो, परिवर्तनीय हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो राशियां जिनके मान परिवर्तनीय हो क्या कहलाती? चर राशियां कहलाती। जिनके मान परिवर्तनीय हो वो राशियां क्या कहलाती? चर राशियां कहलाती। अचर राशियाँ क्या होती? जो ना बदलें। नाम से स्पष्ट है। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और इन्हें बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो अचर राशियाँ क्या होती हैं? जिनके मान ना बदलें। वे राशियाँ जो अपरिवर्तनीय हों। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो अपरिवर्तनीय हो मीन्स इनकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे हम आपसे पूछें कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर आपका आंसर 30 है तो इसकी मीनिंग हुई जाके कि 30 कैसी राशि है, वो फिक्स है। मीन्स आपकी क्लास में नेट 30 बच्चे, काउंटिंग की जाएगी तो कितने निकलेंगे? 30। तो इस तरह की राशियाँ, जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं? जैसे बोला जाए कि आपके दोस्त के पास एक्स पेन है, तो अगर उसके पास 4 पेन है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। उसके पास 6 पेन है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो चर राशियाँ जिनके मान परिवर्तनीय हों, अचर राशियाँ जिनके मान अपरिवर्तनीय हों। अब बात करते हैं समीकरण क्या होते हैं। तो समीकरण एक तुल्यता संबंध होता है किसके बीच? चर और अचर के बीच। तो चर और अचर के बीच तुल्यता संबंध के मध्य तुल्यता संबंध, ये संबंध क्या कहलाता? समीकरण कहलाता है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे हम बात करें, एक लिख रहे हैं जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स क्या है? चर है। चर को हम जनरली एक्स वाई जेड से लिखते हैं और अचर को ए बी सी से लिखते हैं। तो चर का जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एंड टी, ये सब चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ए बी सी ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो अभी धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए चर क्या है? एक्स, और ये जो ए और बी है, ए और बी क्या है? अचर। तो इनके बीच एक संबंध है, ए से एक्स को मल्टीप्लाई किया गया और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू बी की इक्वल आ रही, और बी में जो इक्वलिटी संबंध है ये क्या है? समीकरण। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो एक चर आया तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले समीकरण। अब देख रहे हैं यहाँ पे घात कितनी है चर की? एक घात है। तो जब चर की घातें एक हों तो उन समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो हमने सीखा कि समीकरण क्या होते हैं? चर और अचर के बीच एक तुल्यता संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। अब ये समीकरण रैखिक कब कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाएगा जब जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण ले रहे हैं जो क्लास 9th में पढ़े हम लोग। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दो चर हैं, और दो चर और अचर के बीच तुल्यता संबंध है। इस तरह के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो चर हैं तो दो चर लिखेंगे, चरों की घात कितनी? एक है। तो दो चर वाले हम इसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चर एक है लेकिन चर की घात कितनी है? 2, और बराबर का संबंध है। तो ये कैसा सा? ये इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ठीक है, आपने सीखा अभी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। कुल मिला के हमने सीखा कि समीकरण होते क्या हैं। अब
क्लास 9th में हम लोगों ने और क्या क्या सीखा था? क्लास 9th में हम सीखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ से कैसे निरूपित करते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या करता है? सदैव एक रेखा को निरूपित करता है, सदैव एक रेखा को निरूपित करता। और हमने इसका निरूपण भी सीखा था, निरूपित करता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है जो इस चैप्टर में है वो पढ़ना है। तो हमारा जो सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस एक बार डिस्कस कर देते हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की यहाँ पे बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फिर उसके बाद हम देखेंगे समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण। यहाँ पे समीकरण युग्म मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके हल करने की विधियाँ। तो हमें सीखना होगा हल करने की विधियाँ। तो यहाँ पे टोटल 4 विधियाँ हैं हल करने की। तो जो पहली विधि है, पहली विधि ग्राफीय विधि है। हम ग्राफ से समीकरण युग्म को हल करेंगे। फिर हमें क्या सीखना है यहाँ पे, अन्य जो बीजगणितीय विधियाँ हैं, बीजगणितीय विधियाँ, एल्जेब्रिक मेथड जिसे बोलते हैं, बीजगणितीय विधियाँ। और यहाँ पे कुल 3 बीजगणितीय विधियाँ हैं। तो जो पहली बीजगणितीय विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित करके जब मान निकालते हैं अचर का या चर का, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। फिर हम यहाँ पे विलोपित करके वैल्यू निकालते हैं, उसे बोलते हैं विलोपन विधि। और फिर एक हम मेथड सीखेंगे जिसे बोलते हैं बज्य गुणन विधि। तो थर्ड है हमारा बज्य गुणन विधि। देन इतना सीखने के बाद हम इसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखेंगे। तो चौथा पार्ट है यहाँ पे व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्यवहारिक अनुप्रयोग, यहाँ पे हम लोग कुछ इबारती प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या होते हैं? तो देखो, जो अलजेब्रा की फंडामेंटल थ्योरम है, जो मूल प्रमेय है, वो ये कहती है कि हमारे पास अगर n इक्वेशन है और n वेरिएबल है तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम दो चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम हमारे पास 2 समीकरणें होनी चाहिए, तभी हम उनके हल की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लिख रहे हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 समीकरण हैं। ये दोनों समीकरणें एक साथ क्या बनाती हैं? एक युग्म बनाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 समीकरणें होती हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म हो, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो ये परिभाषा भी इससे भी स्पष्ट है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो क्लियर है कि एक ऐसा समीकरण युग्म जिसमें 2 समीकरण शामिल हो, ऐसे उसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम एक समीकरण ले रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो सिस्टम है, इसमें कितनी समीकरण है? 2।
इसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। जैसे और देखते 2u प्लस 5v प्लस 1 इज इक्वल टू 0, u माइनस 2v प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चर को हमने u और v से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, लेकिन है यहाँ पे दो समीकरण है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक हम समीकरण युग्म लिख रहे हैं 3/x प्लस 2/y एंड 1/x माइनस 1/y। यहाँ पे जो x और y है वो कहाँ है, हर में है, और इनकी घातें भी कितनी है, एक है। तो ये भी क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये रैखिक ही होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी, एक, और यहाँ पे घात कितनी है, एक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें 2a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि a और b क्या होते, अचर होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b चर है। तो ध्यान देना कि a और b कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो आपको इनका रोल पता हो जाएगा, और आप चर और अचर बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर सामान्य रूप से बोलें, सामान्य रूप से जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण युग्म के रूप का होता है। तो आप सीख गए कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। अब देखो हम बात करते हैं इनके हल की। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म के हल, इनके हल की बात की जाए तो ध्यान से आप जरूर करो। एक एग्जाम्पल की मदद से हम इनके हल की बात करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रखें, तो यहाँ पे जरा x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और y की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं -1, तो y की जगह यहाँ पे -1 रखा जाए, y की वैल्यू -1, तो 2 -1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये x और y के मान पहली समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसे दूसरे में रख के देखें, तो यहाँ पे रखें तो बाएं पक्ष में रखते 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3, कितना आ गया 7। मीन्स जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो ऐसे मान जो दिए गए समीकरण निकाय को संतुष्ट करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, समीकरण के हल बोलते हैं। एक्स चर राशियों के ऐसे मान, चर राशियों के ऐसे मान जो दिए गए समीकरण युग्मों, मीन्स दोनों समीकरणों को, जो दिए गए समीकरण युग्मों को संतुष्ट करते हैं, दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, समीकरण के हल कहलाते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण के हल कहलाते हैं। तो एक चीज़ पे हमें गौर करना होगा कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी समीकरण युग्म दिए हों उनके हल हों ही। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम बात करें, एक समीकरण ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे अगर हम दूसरी इक्वेशन ले लें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखें हमें x और y के कोई ऐसे मान नहीं मिलेंगे जो दोनों समीकरणों को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। तो इस प्रकार के जो समीकरण के कोई भी हल नहीं होते, के कोई हल नहीं। तो दो चीज़ें सीखी कि समीकरण के हल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी भी समीकरण निकाय के क्या एक से अधिक हल हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें, जैसे एक इक्वेशन ले रहे हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4,
और जो दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 रखें और y इज इक्वल टू 1 रखें, तो मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 रखें और y इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में, तो इक्वेशन 1 देखते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना है 4। तो पहली समीकरण संतुष्ट है क्योंकि इसका दायां पक्ष क्या है 4। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, तो इक्वेशन नंबर 2 देखें, यहाँ पे वैल्यू रखें 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 12 माइनस 4 कितना है 8, और यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में भी 8। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 क्या होंगे, इस समीकरण युग्म के हल होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम बात करें इसी तरीके से एक और इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। तो ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं x इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 4 रखो, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 3 4 जा 12 माइनस 8 कितना आएगा 4। इस तरह इक्वेशन 2 में रखें 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 24 एंड 16 ये कितना आया 8। तो क्लियर है कि ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी समीकरण के हल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर हल होंगे तो केवल या तो एक हल होगा या फिर एक से अधिक हल होगा। तो जब केवल और केवल एक हल मिले तो इस तरह के हल को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा, यहाँ पे केवल इन दोनों समीकरणों का एक ही हल संभव है, और वो क्या है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। दूसरे समीकरण में यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी हल नहीं, और तीसरे समीकरण में देख रहे हैं एक से अधिक हल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 एक हल है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 भी एक हल है। तो मीन्स एक से अधिक हल। तो जब एक से अधिक हल होंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, अनंत हल। मीन्स इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब अनंत हल या अद्वितीय हल हों उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसके लिए सीखते हैं, हमारे पास दो तरह के निकाय मिले। एक तो निकाय ऐसे जिनके हल होंगे चाहे वो अनंत हो या फिर अद्वितीय हो, तो संगत निकाय जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम संगत निकाय कब होगा, एक ऐसा निकाय जिसके हल हों और वो हल चाहे अद्वितीय हो या फिर अनंत हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, संगत निकाय। असंगत निकाय क्या होते हैं, असंगत निकाय इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसका कोई हल ना हो। एक ऐसा निकाय जिसके कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी जो सिस्टम दिया हुआ वो सिस्टम के हल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसे एक ट्री डायग्राम से देखते हैं। तो मान लेते हैं हमें कोई समीकरण निकाय दिया हुआ है, यहाँ पे दो स्थितियाँ संभव हैं। पहली स्थिति क्या है कि या तो संगत निकाय होगा, संगत निकाय, या फिर वो क्या होगा, असंगत निकाय। तो संगत निकाय अगर है तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, या तो उसका हल अद्वितीय हो, यहाँ पे या तो अद्वितीय हल आपको मिलेगा या फिर अनंत हल मिलेंगे। अगर असंगत निकाय है तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं। ओके, अब हम
अपने पहले टॉपिक पे आते हैं कि रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। तो रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसके बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने सीख रखा है कि रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पे एक बार x की वैल्यू चूज़ करते हैं, अपने आप से आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं और टेबल में भरते जाते हैं। ये सब हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो रैखिक समीकरण हैं। मान लेते हैं एक समीकरण, माना कोई समीकरण निकाय, कोई समीकरण निकाय स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा निकाल ले रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो पहली समीकरण है वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी समीकरण है ये भी क्या करेगी, एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ संभव, या तो दो रेखाएं हमें दी हुई हैं, दो रेखाएं या तो एक दूसरे को काटेंगी, या फिर एक दूसरे की संपाती होंगी, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी। अब हम देखते हैं पहला केस, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जैसे हम आपको लाइन ड्रा करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सब हम लोग पिछली क्लासों में सीखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन होती इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो कौन कौन सी रेखा है, पहली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि एक रेखा हमारी ये हो गई, और जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा हमारी ट्रेस करते हैं दूसरी रेखा को। तो पहली रेखा हमने ट्रेस कर लिया, और दूसरी रेखा सपोज करते हैं एक ये रेखा हो गई। अब इस रेखा का नाम हम दे रहे हैं, ये हमारी पहली रेखा, इसे बोल देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारी दूसरी रेखा है इसको हमने क्या माना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि जो ये रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे कट करें, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा Q है और ये हमारा मूल बिंदु O है। दूसरी स्थिति क्या संभव है कि दोनों रेखाएं क्या हों, एक दूसरे की समपाती हों। तो दूसरा केस देखते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हों। समपाती होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो मान लेते हैं कि पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे संपाती को आपको चित्र की मदद से यहाँ पे समझा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, इसे आर्गन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। अब हम पहली रेखा को ट्रेस करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम मान लेते हैं ये रेखा हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा अगर हम बनाएंगे
तो अगर दोनों रेखाएं समपाती हैं तो दूसरी रेखा भी क्या आएगी, इसी के ऊपर आएगी। तो इसे देख लेते हैं। जैसे अगर हम दूसरी रेखा यहाँ पे ड्रा करें तो जो दूसरी रेखा आने वाली है कुछ इस फॉर्म की आएगी। ओके, ठीक है, बनाते दूसरी रेखा को भी। तो दूसरी रेखा भी हमारी कुछ इसी के ऊपर इस फॉर्म में आएगी। मीन्स दोनों रेखाओं में हम यहाँ पे अंतर नहीं डिसाइड कर सकते। तो पहली रेखा भी वही हो जाएगी जो दूसरी रेखा है, मीन्स ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को भी रिप्रेजेंट करेगी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को भी यही रेखा रिप्रेजेंट करेगी। तीसरा केस देखते हैं, दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। दोनों रेखाएं समांतर हो। तो समांतर रेखाएं पता है आप लोगों को, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच में दूरी सदैव नियत रहे। तो इसे पिक्टोरियली देखते हैं डायग्राम बना के। तो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस हमारी y एक्सिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर हम यहाँ पे लाइंस ड्रा करें तो हम एक पहली लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं ये हमारी फर्स्ट लाइन है और एक हम दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन हमारी, तो ध्यान से आप जरूर करो, ये दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर है। मीन्स अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये हमारी पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम ग्राफिकल मेथड से इसके सल्यूशन की बात करते हैं। तो वापस पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे कट करती। तो अगर हम ऐसे बोलें कि ये बिंदु पहली रेखा पर भी लाई कर रहा और यही बिंदु दूसरी रेखा पर भी लाई कर रहा, तो इसका मतलब ये बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है। इसकी मीनिंग क्या हुई जाके, ये बिंदु क्या होगा, दिए गए समीकरण निकाय का हल होगा। दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे पहली रेखा भी वही है, दूसरी रेखा भी वही है। मीन्स पहली रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा पर भी स्थित होगा। इस केस में इस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु क्या होगा, समीकरण का हल होगा। इस तीसरी स्थिति को देखें तो तीसरी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। कहने का मतलब कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जो एक दूसरे पर, जो इस पर भी लाई करे और इस पर भी लाई करे। तो यहाँ पे आपको कोई भी हल नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब अगर आपको प्रतिच्छेद बिंदु एक मिले तो वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत जगह काटें, एक दूसरे के ऊपर लाई करें, तो ये हमारा किसका केस होता है, अनंत हल का केस होता है। और तीसरा जो है, अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि इस एक एग्जाम्पल से अब हम इसे समझते हैं। तो हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का ही हमने यहाँ पे लिया है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे लेते हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में बोल रहे हैं अखिला, एक लड़की अखिला है, वो मेले में गई और उसने 20 रुपये लेके जाती है मेले, और वहाँ पे वो 2 गेम खेलती है। एक गेम वो चरखी खेल रही है और दूसरा गेम वो खेल रही हुपला। तो हुपला एक गेम होता है जो आप लोगों ने देखा होगा कि हुपला ऐसा गेम होता है कि एक स्टाल लगा रहता है और उसमें बहुत सारी सामानें बिखरी पड़ी होती, और आप एक को एक रिंग दे दी जाती है और उस रिंग को फेंकना रहता है, और वो रिंग जिस सामान के ऊपर पड़ जाती है वो सामान आपकी हो जाती है। लेकिन इसको खेलने के लिए वो पैसे आपसे लेता है। तो आगे बोलना है कि अकेला जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। चरखी एक गेम है जो देखा होगा कि मेले में गोल गोल उसमें कुछ घोड़े वगैरह बने रहते हैं, उसके ऊपर बैठना रहता है, या फिर आप इसे समझ सकते हैं जो झूला होता है उसे चरखी समझ सकते हैं। तो हुपला खेलती है और चरखी की सवारी करती है।
आगे बोलना है यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, जब वो सवारी करेगी तो 3 रुपये, और जब होपला खेलेगी तो उसे 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन है आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार होपला खेला। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हमें व्यक्त करना। तो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे कि अखिला ने जो x बार होपला खेला और y बार चरखी की सवारी की, तो माना, इसका सलूशन करते हैं। माना अखिला ने x बार होपला खेला और y बार चरखी की सवारी की। अब हम यहाँ पे जो हमें शर्तें दी हुई हैं उन शर्तों के हिसाब से हम यहाँ पे समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे पहली शर्त हमें क्या दी हुई है कि वो जितनी बार होपला खेलती है उससे आधी बार सवारी करती। तो होपला कितनी बार खेलती? x बार। और चरखी कितनी बार सवारी करती? y बार। तो बोले जितनी बार होपला खेलती है उससे आधी बार वो सवारी करती। तो मान लेते अगर उसने x बार सवारी की, y बार सवारी की और x बार उसने होपला खेला, तो किसी ने बोलना है कि जितनी बार उसने होपला खेला उससे आधी बार सवारी की। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि y क्या हो जाएगा, y हमारा x/2 होगा, क्योंकि y क्या है? सवारी करना, x क्या है? होपला खेलना। तो सवारी कितनी बार की? जितने बार उसने होपला खेला उसका आधा। यहाँ पे क्रिया गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से 2y = x, यहाँ से आ जाएगा x - 2y = 0। इसका नाम हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या बोलना है कि वो मेले में कितने रुपए लेके जाती? तो वो मेले में 20 रुपए लेके जाती। तो 20 रुपए वो कहाँ पे खर्च कर रही है? होपला खेलने में और सवारी करने में। तो जब वो एक बार होपला खेलती है तो उसे 4 रुपये देने पड़ते हैं और सवारी के लिए 3 रुपये। तो हमने क्या माना, x बार होपला खेल रही, तो x बार होपला खेलेगी तो उसे 4x रुपये देने पड़ेंगे, और y बार अगर वो सवारी कर रही है तो उसे 3y रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तथा होपला खेलने के लिए 4 रुपये और सवारी करने के लिए प्रत्येक बार सवारी करने के लिए 3 रुपये तथा होपला खेलने के लिए 4 रुपये। तो हमने होपला कितनी बारी खेल रही? x बार, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सवारी कितनी बार कर रही? y बार, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कुल मिला के कितने रुपए यहाँ पे खर्चे कर रही? 20। अब आगे देखते हैं। तो ये समीकरणें हमारी बन गई। अब यहाँ पे अगर हम पहले हमसे पूछ रहे हैं इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, तो ये जो निरूपण है यही निरूपण हमारा क्या है? बीजगणितीय निरूपण। अब हम यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण करना चाहते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले हम आर्गन प्लेन ड्रा करते हैं। तो आर्गन प्लेन ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। और सपोज करते हैं दिस इज आर्गन प्लेन। सपोज करते हैं ये हमारी x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन, ये हमारी क्या है? y एक्सिस। ये रेखा एक दूसरे को जहाँ कट कर रही हैं, ये क्या होगा? ओरिजिन। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो समीकरण है हमारे पास। एक समीकरण है x - 2y = 0, इसे दोबारा लिखते हैं। और एक दूसरी समीकरण दी है 4x + 3y = 20। तो इनका ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक टेबल बनाना होगा, और किसी भी सरल रेखा को बनाने के लिए केवल हमें 2 वैल्यू की आवश्यकता है। तीसरी वैल्यू हम कंफर्म करके निकालते हैं। तो मान लेते हैं x है y। एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं। तो जरा पहली समीकरण में x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ठीक है। अब
दूसरी बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x भी 0 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पे रखो, -2 इधर जाएगा +2। तो यहाँ पे एक पॉइंट, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग करेंगे। सपोज करते दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यहाँ पे दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब एक पॉइंट हमें क्या मिला, 0,0। तो पहला पॉइंट इस रेखा का 0,0 और दूसरा पॉइंट है 2,1। तो x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और y एक्सिस पे 1। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस एक लाइन से हम यहाँ पे मिला रहे हैं, तो हमें इस तरह लाइन मिलेगी एक, यहाँ पे दोबारा बनाते लाइन को, सपोज करते हैं, ओके ओके, लाइन दोबारा हम ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट को हमें मिलाना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम अपने पेंसिल को रख देंगे और दूसरे पॉइंट को एक स्केल की मदद से इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारी पहली लाइन हो जाएगी। तो इसे थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब हम दूसरी लाइन को बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए हमें फिर टेबल बनानी होगी। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम पहले प्लेस पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। हमें केवल 2 वैल्यू की आवश्यकता है, एक बार x 0 करेंगे, एक बार y को 0। तो यहाँ पे x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20/3, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो 20/3 को अगर हम इवेलुएट करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सपोज करते हैं दिस इज 6, 20/3, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20/3, सपोज करते हैं 20/3 यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,20/3, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 5,0। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5,0। अब हम इन दोनों पॉइंट को एक लाइन की मदद से हम मिला देंगे। तो लाइन एक ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो अगर हम मिलाया जाए तो ये जो होगी ये हमारी दूसरी लाइन होगी। तो अब देखो ये लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही वही क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। तो यही क्या, ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, हल बिंदु। तो इजली हम सल्यूशन निकाल भी सकते हैं इसे। कॉपी अगर इसे ग्राफ पेपर पे अगर हम ट्रेस करें तो हम इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने अभी पहले क्वेश्चन में बहुत इजीली इसका ग्राफ ड्रा किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें सेम काम करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रो मिला है और रो मिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई। रो मिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। अब उसकी सहेली ने उसके पास नई पेंसिल देखी और नई रबड़ देखी, तो उसकी सहेली भी गई और 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन देखते हैं। तो करते हैं इसे। तो रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और रबड़ का जो मूल्य है वो है हमारा y रुपया। तो आप सबसे पहले समीकरण बनानी होगी। तो 2 पेंसिल खरीद रही और 3 रबड़, मीन्स 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x, और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 3y। ये दोनों खरीदी और इसने इसके लिए कितने रुपए अदा किए, 9 रुपए अदा किए। ये समीकरण 1। उसके बाद उसकी जो सहेली थी वो 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती। तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x, 6 रबड़ का मूल्य 6y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे।
तो ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। यही जो निरूपण है, ये निरूपण हमारा क्या कहलाता? बीजगणितीय निरूपण। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को लेते हैं, 2x + 3y = 9। इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हमें एक टेबल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो हमें केवल 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करते हैं दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू 9/2। 9/2 की मीनिंग कितनी हो जाएगी? 4.5। ठीक है, अब हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। तो देखते हैं नीचे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे आर्गन प्लेन ड्रा करना होगा। तो आर्गन प्लेन यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। अब हम पहली लाइन को ड्रा करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग करेंगे। सपोज करते हैं दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ये हमारा मूल बिंदु है। अब देख रहे हैं कि सपोज करते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस तरह y एक्सिस पे दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, मीन्स ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा क्या हुआ? 0,3। और यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा और 4.5 इन दोनों के बीच में होगा। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा 4.5 हो गया। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और हमें पहली रेखा मिल जाएगी। तो ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हैं। तो जो पहली लाइन आई, पहली लाइन का फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। तो ये लाइन हमारी पहली लाइन है। ओके, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन ड्रा करें। दूसरी लाइन हमारे पास क्या? दूसरी लाइन हमारे पास है 4x + 6y = 18। 4x प्लस 4x + 6y = 18। हम सेम प्रोसेस अब फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं दिस इज x, दिस इज y। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 18/4। यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 18/6 मीन्स 3। और y को 0 रखोगे तो 18/4 मीन्स 9/2 मीन्स 4.5। तो आपको सेम वैल्यू मिल रही। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन फर्स्ट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती, मीन्स 2x + 3y = 9 को। और यही जो लाइन है 4x + 6y = 18 को भी रिप्रेजेंट करती। इसकी मीनिंग हुई जाके कि ये दोनों लाइनें क्या हैं? एक दूसरे के संपाती हैं। मीन्स इस स्थिति में जो हल होंगे वो हमारे अनंत हल होंगे। तो आपने देखा कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ तो उसके हल अनंत हो सकते हैं या फिर अद्वितीय हो सकते हैं या उसके कोई हल नहीं होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आफ्ताब है, उसकी एक पुत्री है। तो वहाँ पे उनके उम्र के संबंध में तुलना हो रही है। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे आयु संबंधी बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो आयु है वो x वर्ष है वर्तमान में और उसकी पुत्री की जो आयु है वो y वर्ष है। तो ठीक है, देखते हैं इसका सल्यूशन। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, इसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और पुत्री की जो वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु ये कितनी है? y वर्ष। अब यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही। तो 7 वर्ष पूर्व, जैसे आपकी उम्र अगर अभी 15 साल है तो 7 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 15 से 7 घटा देंगे और वही उम्र हो जाएगी। तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही। बोल रहे हैं
अब 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु होगी वो कितनी होगी, x-7, और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, y-7। तो ये बोल रहा कि 7 वर्ष पूर्व, लिख लेते हैं यहाँ पे, आफताब की आयु, जो आफताब की आयु होगी वो होगी x-7, और इसकी पुत्री की जो आयु होगी वो हो जाएगी y-7। अब क्वेश्चन में क्या बोले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x-7। अब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना था, 7 गुना था। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x-7 = 7y - 49। यहाँ से जो समीकरण सॉल्व करेंगे तो ये आएगी x-7y = -42। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अभी वर्तमान में आफताब x वर्ष का है, उसकी पुत्री y वर्ष की है। 3 वर्ष बाद ये x + 3 की हो जाएगा और उसकी पुत्री y + 3 वर्ष की हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना बचता है, 3 गुना। हो जाएगा x + 3 = 3y + 9। यहाँ से हो जाएगा x - 3y = 6। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहे हैं क्या मनोरंजक है, क्या इंटरेस्टिंग है। तो वाकई ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब पिता पुत्र होते हैं तो जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, गुना कम होता जाता है। जैसे अगर मान लेते आपके पिता भी 30 वर्ष के हैं और आप 1 वर्ष के हैं, तो आपके पिता आपकी उम्र कितने गुने हैं, 30 गुने। लेकिन जब आप 10 वर्ष के हो गए, आपके पिता 40 वर्ष के हो जाएंगे, तो आप अपने पिता के कितने गुने होंगे, केवल 4 गुने। आपके पिता आपसे कितने गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पिता पुत्र से कम गुना होता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफी विधि से निरूपित करना। तो दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं। पहली समीकरण जो है वो है हमारी x - 7y = -42, और दूसरी समीकरण है x - 3y = 6। इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी x वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी y वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6, और y 0 रखोगे तो x वैल्यू -42। इसे दूसरी लाइन के लिए हम टेबल बनाएं। तो दिस इज x एंड दिस इज y। x को एक बार 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2, और y 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी। अब हम ग्राफ सीधे ड्रा करते हैं इनका। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम आर्गन प्लेन बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया आर्गन प्लेन। ओके, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे डिजिट बड़ी हैं, तो सपोज करते हैं दिस इज 10 एंड दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 40। इसी तरह यहाँ पे जूम करेंगे, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 40। तो सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 6। तो 0,6 यहाँ पे कहीं होगा, 0,6। जब x की वैल्यू -42 तो -42 यहाँ पे कहीं होगा, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू -42 एंड y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -42, 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एक लाइन से। तो हमें जो पहली लाइन है वो मिल जाएगी। तो इसे मिलाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है और इसको हमें मिलाना है 0,6 से। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन मिलेगी। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन को। तो नियर अबाउट हमें जूम करते हैं, ये हमारी जो लाइन है पहली लाइन है वही। अब दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन ड्रा करने के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। तो ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2। तो 0, -2, तो 0, -2 नियर अबाउट यहाँ पे होगा, अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग कर रहे हैं। और 6,0 यहाँ पे कहीं होगा।
तो दिस इज 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन की मदद से यहाँ पे मिला देंगे और हमें जो दूसरी लाइन है वो भी मिल जाएगी। तो ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी लाइन हो गई। अब हम इस लाइन को और इस लाइन को देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करें। ये कहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही इनका क्या हो जाएगा, हल बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि अगर कोई समीकरणें दी हुई हैं तो उन्हें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखा कि कब उसके हल अनंत होंगे और कब उसके हल अद्वितीय होंगे। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है, कोच आप समझ रहे हैं, जो आपको खेलने के तरीके सिखाता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य यहाँ पे x रुपये और गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। तो इसे सॉल्व करते हैं। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, y रुपया। तो पहली समीकरण जो बनेगी वो होगी 3x। पहली समीकरण देखें तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। क्योंकि एक बल्ले का मूल्य 3 रुपये तो x बल्लों का मूल्य 3x, एक बल्ले का एक गेंद का मूल्य 6 रुपये तो y गेंदों का मूल्य 6y। और इसके लिए कुल इसने कितने रुपए अदा किए, पेमेंट किए 39 रुपये। इसी तरह बोल रहे हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, 3 गेंदों का मूल्य 3y, ये कितने, इसके लिए कितने रुपए दिए, 1300 रुपये दिए। अब हम इन लाइंस को हमें ग्राफी विधि से निरूपित करना, बीजगणितीय से हम निरूपित कर चुके। तो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार हम x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार x को 0 रखो तो y जो आएगा, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3900/6 मीन्स 1300/2। और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1300। इसे दूसरी लाइन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो दूसरी लाइन के लिए दिस इज सपोज करते हैं x एंड y। एक बार x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1300/3 और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1300। तो इन दोनों लाइंस को हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे आर्गन प्लेन बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा आर्गन प्लेन हो गया। तो दिस इज x एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x अक्ष है और जो खड़ी रेखा है y अक्ष है। अब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग करेंगे। दिस इज 0, ये मान लेते हैं हमारे लिए 500 है और ये हमारे लिए 1000 है एंड ये 1500 है। इस तरह यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ये 500 और ये पॉइंट हमारा 1000 और ये पॉइंट हमारा 1500। ठीक है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1300/2 मीन्स नियर अबाउट यहाँ पे आएगा। 1300/2 मीन्स 650। तो जो पहला पॉइंट मिला वो क्या मिला, 0, 1300/2। दूसरा पॉइंट 1300/2, 1300, 0। तो 1300, 0 यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1300, 0। अब इस लाइन को हम ड्रा करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, हमें लाइन यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन को। तो दूसरी लाइन के लिए जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1300/3। तो 1300/13 100/2 से छोटा होगा। मान लेते हैं 1300/3 यहाँ पे है
13/3 दूसरा पॉइंट क्या है 30,0 मीन्स वही सेम पॉइंट है, ये पॉइंट 30,0। तो अगर हम इसे एक लाइन से मिला दें तो हमें ये लाइन भी मिल जाएगी इन दोनों पॉइंट को। तो दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये पॉइंट 0,1300 बाई, और ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये लाइनें एक दूसरे को यहीं पे हल कट कर रही हैं, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, मीन्स 1300, जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। मीन्स बल्ले का जो मूल्य है 1300 रुपया है, जबकि गेंद क्या हो रहा है, गेंद फ्री में मिल रही। तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2 किलोग्राम सेब हैं और 1 किलोग्राम अंगूर हैं, कोई उन्हें लेता है तो उसके लिए 160 रुपये अदा करता है, और दूसरा कोई बंदा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो हम मान लेंगे जो सेब है, सेब का मूल्य x रुपया और x रुपये किलो है, और जो अंगूर है उसका मूल्य y रुपये किलो। तो सेब की जो कीमत है हम मान लेते हैं x रुपये पर किलोग्राम, और जो अंगूर हैं वो हैं y रुपये पर केजी। तो पहले क्या बोलना है कि किसी दिन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपये। और फिर कुछ महीने 1 महीने के बाद की बात करें तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इसका मूल्य कितना है हमारा 300 रुपये। तो ये 160 है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। हम इसे ज्यामितीय और ग्राफीय विधि से हल करना, तो ग्राफीय विधि से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर करें या इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे इस लॉकडाउन में उनका भी बेनिफिट हो जाए। और तीसरी चीज़ कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें मोटिवेट करने के लिए आप कम से कम चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो नए लोग हैं वो इसे सब्सक्राइब कर ले, तो जो भी वीडियो हम यहाँ अपलोड करेंगे वो मिल जाएंगे। आप इसे दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें, ठीक है। जब y की वैल्यू 0, सबसे पहले x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 160, और जब y हमारा 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं x 0 तो y की वैल्यू 150, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 75। अब इसे हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्गन प्लेन बनाना होगा, ठीक है। आर्गन प्लेन हम बना लेते हैं। सपोज करते हैं दिस इज आर्गन प्लेन, ये हमारी x एक्सिस हो गई, और ये जो लाइन है दिस इज y एक्सिस, और ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन हो गया, ठीक है। पहले देखते हैं 0,160 डिजिट थोड़ा बड़ी हैं, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं दिस इज 100 एंड दिस इज 150, दिस इज 200 एंड दिस इज 50। इसी तरह यहाँ पे दिस इज 50, देन 100, देन 150, देन 200, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 160, तो 160 यहाँ कहीं होगा 0,160, और जब x की वैल्यू 180 है, सॉरी 80, तो y की वैल्यू 0, 80 नियर अबाउट यहाँ होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 80,0। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिलाते तो 0,160 यहाँ पे है, और 80,0 यहाँ पे, तो एक लाइन हमें ये मिल जाएगी। इसे दूसरा 0,150, तो 0,150 की बात करें तो ये पॉइंट हमारा एज्यूम कर लेते थोड़ी देर के लिए 0,150 ये पॉइंट है, और 75,0 तो 75 नियर अबाउट हम एज्यूम करते हैं ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है 75,0।
तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए, हमें दूसरी रेखा मिल जाएगी। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। 0,150 हमने ये ज्यूम किया, इस पॉइंट को हमें 0,70 से मिला देना। तो आप देख रहे हैं अगर 0,70 से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई और ये हमारी सेकेंड लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।